brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। आज शो में बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह के बारे में। संजय सिंह दिल्ली के शराब घोटाले के केस में आज गिरफ्तार हो गए। दिन भर चले ईडी के छापे के बाद 4 अक्टूबर की तारीख में उनकी गिरफ्तारी की खबर आ गई। क्या मुद्दा है, क्या आरोप है, प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं, समझेंगे विस्तार से। फिर रुख करेंगे दिल्ली से बंगाल का, जहां ममता बनर्जी सरकार की अनदेखी के चलते मनरेगा और ग्रामीण आवास के मामलों में भ्रष्टाचार हुआ, अरबों रुपए के गबन का आरोप लगा और इन आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने मनरेगा का पैसा रोक लिया। ये विवाद क्या है, दोनों पार्टियां कितनी दोषी हैं, क्या केंद्र की जो पार्टी है, केंद्र की सरकार है, वो विपक्षी दल की सरकार होने की वजह से प्रताड़ित कर रही है या विपक्षी दल ने अपनी सरकार में इतने गड़बड़ की है कि अब वो पॉलिटिकल वेंडेटा की आड़ में अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आंकड़ों के ज़रिए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़ की रिपोर्ट के तथ्यों के ज़रिए और विद्वानों से बात करके इस मामले को भी समझेंगे। पर शुरुआत करते हैं दिल्ली से। 4 अक्टूबर की सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की एक टीम राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पहुंची। छापा मारा, पूछताछ हुई और फिर देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया। इस छापे और गिरफ्तारी के समय संजय सिंह के पिता ने मीडिया से बात की। सबसे पहले उनको सुनते हैं। अब बेहद गंभीर तो मनीष सिसोदिया के पास था। ये तो सुप्रीम कोर्ट बताओ, जहाँ कोर्ट पेंडिंग है मामला वो बताओ कि उनकी इंक्वायरी में मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या मिला। तो उनके पास जवान है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उस पर मुझे एतराज नहीं है, पर तलाश के पाएं ये मेरा निवेदन है। आज मेरे अलमारी की जो है इंक्वायरी की गई थी। हमने कहा सर मैं चाय पीता हूँ एवरेस्ट की, वो चाय की पत्ती है, मेरा चश्मा है, मेरा सेविंग किट है और आप भी हाथ डाल के देख लीजिए। बट इज मेरी इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द एंटायर मशीनरी, प्लीज गेट द इंक्वायरी फिनिश टुडे up to tomorrow. I have got no objection. गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह का भी बयान आया। अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच जाती, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज़ बुलंद होती है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दिल्ली, लखनऊ से ऐसे प्रोटेस्ट की तस्वीरें आईं और बीजेपी उसने दिल्ली में पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। लेकिन छापे और अरेस्ट पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। ये शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं। तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में भी शामिल है। इसके घटक दलों के नेताओं ने संजय सिंह की अरेस्ट पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। तक सवाल है संजय सिंह का, इंडिया के सदस्य हैं, वो मुखर सदस्य हैं, उनकी गिरफ्तारी की मैं निंदा करता हूं संसद सदस्य के रूप में। पर एक बात समझ में नहीं आती, ये मायाजाल भाजपा का। भोपाल में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज अजीत पवार जी का, उनका इशारा, और उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन वो मंत्री बना दिए जाते हैं, वो भी वित्त मंत्री। अधिकारी जिसके खिलाफ जांच चल रही थी बंगाल में, उसे नेता विरोधी दल। कहाँ है ईडी, कहाँ है सीबीआई, कहाँ है इनकम टैक्स? नारायण राणे उनको मंत्री पद पे पहुंचा दिया, भारत सरकार का मंत्री।
तो जानबूझकर अपनी हार दीवार पर लिखी हुई इबारत को पढ़कर भारतीय जनता पार्टी हताशा और निराशा में ये कुंठाग्रस्त कदम उठा रही है। उनके राजनीतिक उपकरण अब उनके पास कुछ नहीं बचा, शब्द नहीं, भाव नहीं, कहने को कुछ नहीं, देने को कुछ नहीं, तो क्या करेंगे? विपक्ष के तमाम दलों को लोग बताएं कि क्यों विपक्ष के दलों को, एक एक नेता को लगातार टारगेट किया जा रहा है, डराने के लिए। तानाशाही के इस दौर में जो डर गया वो मर गया। तानाशाह खुद डरे हुए हैं और इस डर का प्रतिकार बहुत जल्द होगा। और संजय सिंह जी संसद के अंदर और संसद के बाहर सरकार के विरुद्ध कई तरह की चीजें उठाने में सक्रिय रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक विद्वेषता से भरी हुई है। हम और हमारी पार्टी उसकी निंदा करते हैं। संजय सिंह की अरेस्ट के बाद बीजेपी भी हमलावर पोजीशन में है। बीजेपी की ओर से क्या रिएक्शन आई, आइए जानते हैं। ये मोदी सरकार है जिसने तय किया है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में ये कदम उठाए जा रहे हैं। देश की जांच एजेंसियां भारत के नियम और कानून के तहत बनाई गई हैं ताकि देश में भ्रष्टाचार ना हो, अव्यवस्था ना हो। तो भ्रष्टाचार करने के लिए हमने नहीं कहा इनको। भ्रष्टाचार अगर किया है तो उसके खिलाफ जांच भी होगी और सजा भी होगी और कार्रवाई भी होगी और न्यायपूर्ण व्यवस्था के तहत कार्रवाई होगी। जैसा अब तक हुआ था वैसे ही आज भी हुआ है, और आज संजय सिंह के मामले में भी वही हुआ। पाप करने वाला, अपराध करने वाला चाहे कितना भी सयाना हो, उसको एक दिन उसकी सजा मिलती है। आज दिल्ली की वो सारी बहनें, वो सारी माताएं जिनके घरों के आगे शराब की दुकान खोलने के लिए, जिनके बच्चों को शराबी बनाने के लिए दिल्ली की सरकार ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा था, उन सभी माताओं की हाय तो आज लगी गई। संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं और आज दिल्ली को फिर से विश्वास हुआ होगा कि गलत करने वाला कभी बच नहीं सकता। अब समझते हैं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी का ये मामला क्या है। मामला वही है, दिल्ली का शराब घोटाला। ये वही मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इस समय जेल में हैं। इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले एक नाम सुनिए, दिनेश अरोड़ा। ये दिल्ली शराब केस के मुख्य आरोपी हैं और रेस्टोरेंट व्यापारी। दिल्ली शराब केस में ईडी ने मई के महीने में एक सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेन दायर की थी। ये एक शिकायती पत्र होता है जिसको चार्जशीट के बराबर माना जाता है। इसमें ईडी ने संजय सिंह का नाम लिया और कहा कि दिनेश अरोड़ा ने सबसे पहले संजय से ही मुलाकात की और संजय ने ही दिनेश की मुलाकात मनीष सिसोदिया से कराई। इसको लेकर संजय सिंह ने ईडी को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिस पर ईडी ने जवाब दिया कि संजय सिंह का नाम अनजाने में चला गया। ये तब की बात है। लेकिन जिस मई के महीने में ईडी और संजय सिंह के बीच ये बातचीत हो रही थी, उसी महीने ईडी ने संजय सिंह के 2 सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्र के घर पर भी छापा मारा था। इसके अलावा सिसोदिया के खिलाफ दायर की गई ईडी की चार्जशीट में भी सिंह का नाम सामने आया। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने का काम किया। इसके लिए संजय ने कथित तौर पर दिनेश को फ़ोन किया और कहा, चुनाव आने वाले हैं, पार्टी को पैसे की ज़रूरत है, कुछ रेस्टोरेंट वालों से संपर्क करिए। आरोप है कि दिनेश अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की, उनके संपर्क से पैसा इकट्ठा किया। 82 लाख रुपए का एक चेक भी सिसोदिया को सौंपा गया। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का आबकारी विभाग से जुड़ा एक मुद्दा भी सुलझाया। बहरहाल 82 लाख का चेक सौंपने के बाद दिनेश अरोड़ा और सिसोदिया करीब आ गए, ऐसे आरोप ईडी ने लगाए हैं। इसके बाद दिनेश ने संजय सिंह की मुलाकात कुछ और व्यवसायियों से करवाई, जिसमें प्रमुखता से अमित अरोड़ा का नाम आ रहा है। इसके बाद एक मीटिंग हुई मनीष सिसोदिया के आवास पर। इसमें मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा और संजय सिंह मौजूद थे। इसमें सिसोदिया ने कथित तौर पर कहा कि वो दिल्ली की शराब पॉलिसी में बदलाव करेंगे। इसके एवज में संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी को अमित अरोड़ा के बिजनेस में हिस्सेदारी मिलेगी। आपको पता ही होगा, दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में 2 केस चल रहे हैं। एक सीबीआई ने दर्ज किया है, एक ईडी ने। दिनेश को साल 2022 में सबसे पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और तब दिनेश ने कोर्ट में कहा था कि वो इस मामले में सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिर ये बात स्वीकार कर ली थी। इसके बाद वो बाहर आ गए। फिर जुलाई 2023 में दिनेश को ईडी ने गिरफ्तार किया और संजय सिंह पर छापा पड़ने के ठीक एक दिन पहले यानी 3 अक्टूबर को दिनेश अरोड़ा ईडी केस में भी सरकारी गवाह बन गए। दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह बनने के अगले दिन संजय सिंह के यहाँ ईडी का छापा पड़ा और अब वो गिरफ्तार हैं।
आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ लोग दबी जबान में दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह बनने और अगले दिन संजय के यहाँ छापा पड़ने की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं इंडिया टुडे नेटवर्क से जुड़े पत्रकार कुमार कुणाल की तरफ, जो इस मामले पर ताज़ा अपडेट्स भी दे रहे हैं और पार्टी में अंदर खाने की क्या प्रतिक्रिया है ये भी बता रहे हैं। ये आबकारी नीति मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। सवाल ये है कि आखिरकार संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई, क्योंकि ना तो वो दिल्ली सरकार से जुड़े हुए हैं और ना ही नीति के निर्धारण में उनका कोई लेना देना है। लेकिन इसका जवाब मिलता है ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट में, वो एजेंसी जिसने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। जो आरोप लगाए गए संजय सिंह के ऊपर अपनी चार्जशीट में ईडी ने, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि नीति निर्धारण में जो नियम बदलने में भूमिका थी वो संजय सिंह की रही है। खासतौर पर जब पहली बार दिनेश अरोड़ा को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ, और फिर दिनेश अरोड़ा जो कि एक महत्वपूर्ण कारोबारी हैं, इस पूरे मामले में आरोपी भी हैं और साथ ही साथ अब सरकारी गवाह बन चुके हैं, उन्हें मनीष सिसोदिया से भी मिलवाने में भूमिका दिनेश अरोड़ा की ही रही। दरअसल एक पार्टी हुई थी दिनेश अरोड़ा के रेस्टोरेंट पर, जहां पर आरोप यह है कि वहां मनीष सिसोदिया मौजूद थे और न सिर्फ दिनेश अरोड़ा बल्कि शराब कारोबार से जुड़े हुए कई सारे और भी बिजनेसमैन उस पार्टी में वहां मौजूद थे। इसीलिए संजय सिंह पर इस तरीके का आरोप लगा, चार्जशीट में आया नाम और अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के दौरान भी उनसे इसी बारे में पूछताछ की गई कि आखिरकार जो दिनेश अरोड़ा कह रहे हैं वो कितना सच है। उनके यहाँ कागजात भी खंगाले गए। ईडी ने क्या कुछ पाया ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर गिरफ्तारी हुई है तो उसके पीछे वजह कोर्ट में जरूर ईडी बताएगी। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगे, नई घटनाएं होंगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब चलते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल में मनरेगा और ग्रामीण आवास की बात करें उससे पहले 3 अक्टूबर की रात वायरल हुआ ये वीडियो देखिए। क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है, ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, यही है। आराम से। इसमें तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा दिखाई दे रही हैं और दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मी जो उन्हें लेकर जा रही हैं। आप सुन सकते हैं सांसद मोइत्रा वीडियो में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। फिर खबर आती है कि तृणमूल के नेता नई दिल्ली स्थित कृषि भवन पहुंचे थे। कृषि भवन यानी दिल्ली के सबसे वीआईपी और सुरक्षित इलाकों में स्थित वो बिल्डिंग जहां केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों के दफ्तर हैं। यहां पर टीएमसी नेताओं की मुलाकात होनी थी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से, जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सांसद भी हैं। एजेंडा सरकार से मनरेगा का पैसा मांगा जाए। कैसा पैसा? दरअसल केंद्र सरकार ने लंबे समय से पश्चिम बंगाल को दिए जाने वाला मनरेगा फंड रोक कर रखा है और इसको लेकर ही गहमागहमी है। पर मुद्दे की तह पर आए उससे पहले समझ लेते हैं कि 3 अक्टूबर को हुआ क्या, सब पक्षों की दलील क्या है। टीएमसी का जो दल साध्वी ज्योति से मिलने पहुंचा उसकी अगुवाई महुआ मोइत्रा के अलावा 2 और नेता कर रहे थे, राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी। इनके साथ थे पश्चिम बंगाल से आने वाले कुछ कैबिनेट मंत्री और मजदूर संगठनों से जुड़े लोग भी। जब ये लोग मंत्रालय पहुंचे उसके कुछ ही देर बाद खबरें आने लगी कि इन नेताओं को, सांसदों को मंत्रालय से बाहर निकाल दिया गया है। कैसे निकाला गया? कुछ तो आपने वीडियो में देखा कि पुलिस द्वारा पकड़कर। नौबत क्यों आई? इस पर दोनों पक्षों की तरफ से आरोप आ रहे हैं। पहला पक्ष टीएमसी का, उनका कहना है कि जब सांसदों को निकाला गया तो मोइत्रा ने खुद को निकाले जाने का ट्वीट किया। उन्होंने कहा हमें मिलने का वक्त दिया गया, उसके बाद हमें 3 घंटे इंतजार कराया गया और फिर चुने हुए सांसदों को ऐसे निकाला जा रहा है। फिर इस प्रसंग में दूसरे पक्ष का बयान आया। केंद्र सरकार में मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, उन्होंने अपने अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया। 31 सेकंड के इस वीडियो में साध्वी निरंजन ज्योति अपने दफ्तर में बैठी काम करती नजर आ रही हैं। उसके बाद उन्होंने वीडियो के साथ ट्वीट पर लिखा, आज 2.5 घंटे का समय व्यर्थ गया। आज तृणमूल के सांसदों की प्रतीक्षा करते करते 8:30 बजे कार्यालय से निकली। मेरी जानकारी के अनुसार तृणमूल के सांसद और बंगाल के मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल ने कार्यालय में 6 बजे मिलने का समय लिया था, लेकिन बाद में वे तृणमूल के कार्यकर्ताओं को जनता बताकर मिलाना चाह रहे थे, जो कार्यालय की व्यवस्था के विरुद्ध था। साध्वी ज्योति ने भी पत्रकारों से बात की और बयान दिया। उनका आरोप है कि हमारी सरकार, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार पश्चिम बंगाल का पैसा रोक रही है। यदि हमारा रोकने का इरादा होता
तो मैं उनकी, क्योंकि इन आंकड़ों के कारण वो भगे हमारे से, मैं उनके सामने रखने वाली थी कि जिस सरकार में आप शामिल थे, यूपीए की गवर्नमेंट में आप शामिल थे, उस समय मनरेगा का सिर्फ 14,000 करोड़ रुपया दिया गया। मोदी जी की सरकार में 9 वर्षों में 54,000 करोड़ रुपया दिया गया। यदि हमें पक्षपात करना होता तो ये दूनी रकम पहुंची है। प्रधानमंत्री आवास योजना में इनकी सरकार के समय 4,400 करोड़ रुपया दिया गया और हमारी सरकार के समय 30,000 करोड़ रुपया दिया गया प्रधानमंत्री आवास का। ये प्रधानमंत्री आवास में भी आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2014 के बाद 45 लाख मकान बने। साध्वी निरंजन ज्योति के इस दावे के बाद टीएमसी के खेमे से महुआ मोहित्रा फिर सामने आई और उन्होंने साध्वी की इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, माफ करें साध्वी ज्योति जी, लेकिन मैं बहुत शालीनता से कह रही हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। आपने हमें समय दिया और अंदर आने के पहले हमारे साथ आने वाले सारे नामों की आपने जांच की, हमें 3 घंटे इंतजार कराया और पिछले रास्ते से भाग गई। टीएमसी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जब साध्वी ज्योति ऑफिस से चली गई तो उनसे मिलने गया डेलीगेशन वहीं धरने पर बैठ गया और प्रोटेस्ट करने लगा और तब पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां आई और प्रदर्शनरत लोगों को इस सरकारी दफ्तर से बाहर ले जाया गया। ताज़ा खबरों के मुताबिक डेलीगेशन से जुड़े कुछ लोगों को कुछ देर के लिए डिटेन भी किया गया था, पर बाद में रिहा कर दिया गया। अब समझते हैं मामला क्या है। सवाल का छोटा सा जवाब, केंद्र सरकार ने बीते लगभग 2 बरस से बंगाल सरकार का मनरेगा फंड रोक कर रखा है। इसे रोकने को लेकर बंगाल ने कई बार मनरेगा के तहत काम करने वालों ने, जो वहाँ के लोग थे, प्रदर्शन भी किए। इसके बाद अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में मनरेगा से जुड़े लगभग 2,500 लोग दिल्ली आए और इन्होंने 2 और 3 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। 3 अक्टूबर को साध्वी निरंजन ज्योति से मुलाकात की प्रक्रिया में ही फिर ये बवाल हुआ। अब इस सवाल के बड़े जवाब की तरफ रुख करते हैं कि ऐसा क्या हुआ बंगाल में जो केंद्र सरकार को फंड रोकना पड़ा। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम, इसके तहत ग्रामीण इलाकों में लोगों को साल भर में न्यूनतम 100 दिनों का काम मिलता है। काम करने वाले इन मजदूरों के जॉब कार्ड बनाए जाते हैं और काम के बाद इन्हें रोजाना के हिसाब से एक नियत राशि का भुगतान होता है। ये राशि कितनी है, हर राज्य के लिए अलग अलग है। बंगाल के लिए 330 रुपये प्रतिदिन मजदूरों की पगार और दूसरे जरूरी पैसे का ये फंड केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिया जाता है। बदले में राज्य सरकार काम का ब्यौरा सौंपती है कि इन मजदूरों ने लोक हित के कौन से काम किए, कहाँ सड़क बनाई, कहाँ खड़ंजा बिछाया, कहाँ तालाब खोदा आदि इत्यादि। अब इसी पॉइंट पर कि ये लोक हित के कामों का ब्यौरा और लाभार्थियों की संख्या मनरेगा स्कीम के तहत, इस पर प्रदर्शन हो रहा है, इस पर द्वंद्व हो रहा है बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच। वजह क्या है, इसके लिए रुख करना होगा दिसंबर 2021 का। इस महीने केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि बंगाल को दिए जाने वाले मनरेगा फंड को रोका जा रहा है और ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नियम का हवाला दिया, NREG एक्ट का सेक्शन 27। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर फंड में अनियमितता दिखाई दे या शिकायत हो तो केंद्र सरकार एक निश्चित समय के लिए मनरेगा का पैसा रोक सकती है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार के इस निर्णय से बंगाल के लगभग 21 लाख मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। ये वो मजदूर हैं जिन्होंने दिसंबर 2021 तक काम किया था और उनका पैसा अभी तक मिला नहीं। पर केंद्र सरकार की दलील क्या है? मजदूरों की संख्या आपने जान ली। कुल मिलाकर ये पेमेंट कितना है, लगभग 3,732 करोड़ रुपए। बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़े वर्ग को जानी है दिहाड़ी के तौर पर। मनरेगा के तहत कुछ और खर्चे भी होते हैं मजदूरी से इतर, जिनको हम लोग नॉन वेज पेमेंट कहते हैं, और इस मद में केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं 3,175 करोड़। दोनों जोड़ दें तो टोटल होता है 6,907 करोड़। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बंगाल सरकार पर आरोप लग रहे थे कि उसने केंद्र से मिलने वाले मनरेगा फंड का दुरुपयोग किया। शुरुआत में छिटपुट आरोप थे। निर्णायक मोड़ तब आया जब साल 2022 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के पास चिट्ठी आई। ये चिट्ठी भेजी थी बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने। इसमें अधिकारी ने कहा कि बंगाल में मजदूरों के फर्जी जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं और इन्हीं फर्जी जॉब कार्ड के आधार पर केंद्र के नाम पर मनरेगा का एक लंबा चौड़ा बिल तैयार हो रहा है। यानी इल्जाम है असल में इतने मजदूर हैं नहीं जितने कागजों पर दिखाए जा रहे हैं। कागजों पर जो मजदूर दिखाए जा रहे हैं उनमें से कई आय वर्ग के हिसाब से वो अर्हता भी नहीं रखते हैं। शुवेंदु ने यह भी कहा कि केंद्र से मिल रहे मनरेगा के पैसे को टीएमसी के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसे लेकर गिरिराज और शुभेंदु अधिकारी की हालिया सक्रियता भी नजर आई। 3 अक्टूबर यानी बीती तारीख ही लें, इस दिन साध्वी ज्योति टीएमसी नेताओं से मिलती, उससे कुछ घंटे पहले ही शुभेंदु अधिकारी भी साध्वी ज्योति से इस प्रसंग पर मुलाकात कर चुके थे और उन्होंने यही बात दोहराई। झूठे जॉब कार्ड बनवाए गए हैं ममता बनर्जी सरकार के संरक्षण में और केंद्र सरकार के पैसों को टीएमसी के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं और इस मिलीभगत में बंगाल सरकार के अधिकारी भी शामिल हैं। फिर मीटिंग में जो हुआ हमने आपको बताया। केंद्र कह रहा है नेताओं ने मिलने का समय लिया, साथ में और लोगों को ले आए और नेता कह रहे हैं कि उन्हें समय दिया गया लेकिन मिलने नहीं दिया गया। प्रोटेस्ट पिछले 48 घंटे से चल रहा है। इन सब के बीच गिरिराज सिंह का बयान भी आया था कि बंगाल में सरकारी स्कीमों की सीबीआई जांच करानी चाहिए। ममता बनर्जी को चेतावनी दे रहा हूं कि गरीबों का पैसा, लूटे हुए पैसा गरीबों को वापस करें। 25 लाख जॉब कार्ड जो डुप्लीकेट, फेक, मरे हुए लोगों के नाम पर, इसकी राशि को कहां गबन किया, ये भारत सरकार और देश की जनता जानना चाहती है। अब पैसा जिस पीरियड का रोका गया वहां चलते हैं। जब सरकार ने दिसंबर 2021 में मनरेगा का पैसा रोका तो इसी वक्त केंद्र सरकार की टीमें राज्य का दौरा भी कर रही थी। लगभग 16 टीमों ने अलग अलग इलाकों का दौरा किया। इंडिया टुडे मैगजीन के ताज़ा अंक में छपी अर्कमोय दत्ता मजूमदार की रिपोर्ट बताती है कि इन टीमों को बहुत सारे साक्ष्य मिले, सबूत मिले, पैसे के गबन के, काल्पनिक काम बनाने वालों के, काल्पनिक मजदूरों के। हम इस मामले को नजदीक से देख रहे पत्रकारों से समझते हैं कि बंगाल में मनरेगा के नाम पे आखिर हुआ क्या। पश्चिम बंगाल सरकार का यह कहना है कि दिसंबर 2021 को केंद्रीय सरकार पश्चिम बंगाल को नरेगा के तहत जो पैसा भेजती थी वो पैसा भेजना बंद कर देती है। जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक 16 केंद्रीय दल राज्य में आते हैं और वो जांच परख करते हैं कि जो इल्जाम नरेगा के तहत उनको मिला है वो सही है या गलत। वो आके देखते हैं कि कई जगह में सच में ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है। जैसे कि मान लो तालाब खुदा हुआ है, ऐसा बताया गया है सरकारी दस्तावेजों में, लेकिन वो देखती है कि वहां पे तो तालाब है ही नहीं। कई जगह में ऐसा भी हुआ है कि जो काम पहले का हुआ है वही काम दोबारा दिखाया गया है कि नया काम हुआ है और उसके अगेंस्ट पैसा लिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो इल्जाम नरेगा के घोटाले को लेकर उनको मिला था वो ये है फेक जॉब कार्ड्स का, यानी जो जॉब कार्ड्स है, जो जॉब कार्ड्स के अगेंस्ट लोगों को काम मिलता है वो जॉब कार्ड्स अपडेटेड नहीं होते थे, रेगुलर अपडेशन नहीं होता था जॉब कार्ड का। और इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोकल नेता उन जॉब कार्ड को दिखा के पैसा लेते थे और उस पैसा का साइफनिंग करते थे। ये बहुत बड़ा इल्जाम था और जॉब कार्ड रेगुलरली अपडेट नहीं होता था, ये भी कहीं कहीं जगह सच उनको मिला है। और एक घोटाला उनको दिखने को मिला था वो ये है कि जो रॉ मटेरियल्स है, मान लो रास्ता बनाने का या तालाब खोदने का जो रॉ मटेरियल्स है, उनका प्रोक्योरमेंट का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में भी कुछ गड़बड़ उनको देखने को मिला था। इसीलिए उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, एक नहीं बहुत सारे रिपोर्ट राज्य सरकार को दिया था और कहा था कि आपको इन चीजों में एक्शन लेना पड़ेगा और एक्शन टेकन रिपोर्ट हमको देना पड़ेगा, जिसके अगेंस्ट हम ये निर्णय लेंगे कि आपको फिर से पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। राज्य सरकार का कहना है कि उन्होंने एटीआर या एक्शन टेकन रिपोर्ट दिया है केंद्र सरकार को। यहां तक उन्होंने ये भी कहा है कि लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 92% जॉब कार्ड्स का अपडेशन किया है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है। भ्रष्टाचार तो अभिषेक बनर्जी खुद बोल रहे हैं कि जहां भ्रष्टाचार हुआ है वो एक्शन लिया जाए। इसका मतलब भ्रष्टाचार का कुछ इश्यूज तो है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक डाइवर्शन टैक्टिक्स पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो इश्यू है, जो मैंने देखा है कि कांग्रेस जो इंडिया मतलब सो कॉल्ड जो फ्रंट है ऑपोजिशन का, वो भी कांग्रेस उसके सबसे इंपॉर्टेंट घटक दल है और वही कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सीपीएम के साथ मिलके बीजेपी जो बोल रहे हैं, कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। तो ये जो इश्यू है, ये इश्यू में मैंने ना केजरीवाल के पार्टी, ना कांग्रेस, ना कोई अलग घटक दल टीएमसी के पास आके सपोर्ट किए हैं, ये नहीं दिखा दिया। मुझे लगा कि ये बेसिकली टीएमसी का अपना इशू है, पश्चिम बंगाल का इशू है
और पश्चिम बंगाल का इशू को जो शिकायत सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी कर रहे हैं, उसको डाइवर्शन टैक्टिक्स आप कह सकते हैं, जो दिल्ली में इसको इशू एंटी सेंटर स्ट्रेटेजी करके एंटी सेंटर इशू बना दिया। उसमें सफलता कितना मिला, कितना नहीं मिला, वो बाद में हम कह सकते हैं। टेस्ट ऑफ द पुडिंग इन इट्स ईटिंग। सर, अब जो केंद्र सरकार की टीम गई थी उसने ममता सरकार से कहा कि वो उन आरोपों पर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार करे और सौंपे। ये एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या होती है, कैसे करते हैं, बताना होता है पैसे का कहाँ इस्तेमाल किया गया, कहाँ पर लीकेज को रोकने के लिए क्या उपाय उठाए गए। सितंबर 2022 में ममता सरकार ने केंद्र सरकार को एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजी। बंगाल सरकार को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी सरकार इसके बाद मनरेगा फंड रिलीज कर देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने ममता सरकार से रिपोर्ट पर कुछ और क्लैरिफिकेशन मांगे। इसके बाद आया दिसंबर 2022। ममता सरकार ने एक रिप्लाई में अपनी सफाई दी और केंद्र सरकार को भेज दिया और फिर उम्मीद वही कि अब पैसा रिलीज हो जाएगा, पर अक्टूबर 2023 चल रहा है, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक मनरेगा का फंड रिलीज नहीं किया गया है। ये जानकारी भी सामने नहीं आ सकी कि दिसंबर 2022 में सबमिट किए गए रिप्लाई पर केंद्र का क्या एक्शन है, क्या उस पर और भी क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। जो भी हुआ हो, लेकिन ये साफ है कि भ्रष्टाचार के आरोपों और केंद्र की कार्रवाई के बीच कुछ असली मजदूरों की दिहाड़ी भी रुकी है। इन सब के बीच राज्य सरकार के आला अधिकारी हैं जो कुछ गड़बड़ियों की बात स्वीकार भी करते हैं, पर यह भी जोड़ते हैं कि केंद्र के निर्देश पर बहुत सारे काम सुधारे जा चुके हैं। ये मामला कोर्ट में भी गया। पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने 2023 की शुरुआत में कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की, मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी रिलीज करवाने का आग्रह किया। जून 2023 में कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों को आदेश दिया कि इस दिशा में जल्द काम करें। राज्य सरकार से कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाएं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों को सलाह दी कि मनरेगा को राजनीतिक खाद पानी की तरह इस्तेमाल ना करें, पर दोनों कहाँ मानने से रहे। भाजपा और टीएमसी भिड़े पड़े हैं। बीजेपी ने इस कथित भ्रष्टाचार को टीएमसी पर अटैक का अपना टूल बनाया। टीएमसी भी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है और केंद्र सरकार पर बंगाल राज्य के लोगों से भेदभाव का आरोप लगा रही है। पर तृणमूल के भीतर क्या बात हो रही है अंदर खाने, सुनते हैं इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर जयंतो घोषाल को। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले ये मुद्दा बनाने के कोशिश कर रहे हैं टीएमसी, और जो चुनाव में बड़ी मुद्दा होगा या नहीं होगा। देखिए, बीजेपी ने क्या किया, मैंने कांग्रेस सीपीएम का इतना रिएक्शन नहीं देखा, लेकिन बीजेपी ने एक टीट फॉर टैट स्ट्रेटेजी दिया। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी लीडर दिल्ली आ गए, पार्टी हेडक्वार्टर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिकायत को काउंटर शिकायत की, और बीजेपी के पार्टी जो स्टेट प्रेसिडेंट है, बीजेपी के जितने लीडर्स हैं, सब काउंटर स्ट्रेटेजी भी तो लिए हैं। अगर ये नॉन इशू है चुनाव के पहले, अगर ये कंप्लीटली इरेलीवेंट है, तो इतना रिएक्ट करने का भी जरूरत नहीं था। जब आप रिएक्ट कर रहे हैं और इतना टीट फॉर टैट स्ट्रेटेजी ले रहे हैं, इसका मतलब इट इज एन इशू, क्योंकि इट्स ए पॉपुलर इशू, क्योंकि इसमें शिकायत ये है कि आप वंचित कर रहे हैं बंगाल को। मैं बार बार कह रहा हूं ना, बंगाल का ये एक मजेदार इशू है। नेताजी सुभाष बोस के साथ गांधी जी का जो लड़ाई हुआ था उस समय से, कि बंगाल को सीपीएम ने भी बोला था कि वंचना, बांग्ला में बोलता है कि हम वंचित है, हमको नहीं दिया जा रहे हैं। और ये बहुत पश्चिम बंगाल में टीआरपी मिलता है ये बोलने से कि हमको दिल्ली नहीं दे रहे हैं। हम बांग्ला में बोलता है बीमात्री सुलभ मनोभाव, मतलब बीमाता, जो हमारा स्टेप मदरली एटीट्यूड। तो ये इशू बनाने का जो कोशिश है, इसको काउंटर करने के लिए भी बीजेपी कोई चारा नहीं छोड़ा। मतलब वो भी इसीलिए देखना है कि ये दो नैरेटिव का लड़ाई हो गया है चुनाव के पहले। व्हिच नैरेटिव विल विन, दैट हैज टू बी सीन। एक सवाल अभी भी ड्यू है, कैसे मजदूरों का पैसा मिलेगा और कब मिलेगा, और दोनों सरकारों को करना क्या होगा। जेएनयू में प्रोफेसर हैं संतोष मेहरोत्रा, जिन्होंने मनरेगा के मॉडल पर विस्तार से अध्ययन किया है। उनकी बात सुनते हैं। रास्ता सिर्फ यही है कि कुछ नहीं तो मतलब 3/4 पैसा तो रिलीज कर दिया जाए, और उसमें अगर केंद्र सरकार को पैसे फिर भी अटकाने हैं, तो वो जिस आम आदमी का नुकसान हुआ है वो तो नुकसान की भरपाई हो, और इसके दौरान मतलब दोनों सरकारें मिलकर के बात करें। वरना देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों तरफ इसको आम आदमी के समक्ष लेकर के जाएगी चुनाव होते होते, और वो ऐसे भी जाएगा।
वो इतना डिले हो गया है, 1.25 साल की डिले। मैं दोहरा रहा हूं ये बात कि किसी गरीब आदमी के साथ ये ज्यादती तो भयंकर नाइंसाफी है। इसलिए 3/4 या कुछ 80-90% पैसा केंद्र सरकार दे और बकाया जो लड़ाई है उस पर लड़ाई जारी रहे, और उसमें जो कार्यवाही होनी है वो, क्योंकि राज्य सरकार तो कह रही है कि हमने कार्यवाही भी कर डाली है जो भ्रष्ट अफसर हैं उनके ऊपर। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है। हम लोग यहाँ बैठे कैसे कह सकते हैं? मगर मोटे तौर से आखिरी बात कि देखिए, करप्शन हर सरकार में होता है और हर स्कीम में होता है, मगर बहुत कम करप्शन होता है मनरेगा में और स्कीमों के निस्बत, क्योंकि बड़ा डिजाइन किया गया था हम लोग ने मिल करके। जब 2004-05 में हमने इसको डिजाइन किया था तो बड़ा उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत किस्म के थे, और वो आज भी लागू होंगे। केंद्र सरकार और बंगाल सरकार के बीच गतिरोध सिर्फ मनरेगा को लेकर नहीं है। केंद्र की एक और स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, गरीबों का घर बनवाने की स्कीम। केंद्र सरकार ने बंगाल को इस स्कीम के तहत भी जो पैसा देना था वो रोक रखा है नवंबर 2022 से। कितना पैसा है? 8,141 करोड़। और वजह क्या है? केंद्र सरकार ने 2 वजह बताई। पहली, अयोग्य लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर बांटे गए, योग्य लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। दूसरी वजह, इस योजना का नाम बदलकर बंगलार बाड़ी आवास योजना कर दिया गया और योजना का जो मूल स्वीकृत लोगो है केंद्र की तरफ से उसे भी हटा दिया गया। यानी केंद्र से मद में पैसे ले रहे हैं लेकिन उसको राज्य की योजना बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। इस योजना को लेकर भी केंद्र सरकार की 69 टीमों ने बंगाल का दौरा किया। बंगाल सरकार ने भी एक जांच का आदेश दिया। सरकार को इस अपनी जांच में पता चला कि लगभग 17 लाख अयोग्य लोगों को घर मिले, पर अब भी मामला लटका है। 1 साल से ये योजना अधर में है और इसको लेकर भी राजनीति चरम पर है। किसी का घर अधूरा है, किसी को मजदूरी नहीं मिल रही, कोई घर डिजर्व नहीं करता है और मिल गया, और कोई असल में मजदूर है भी नहीं और पैसे पा रहा है। कुछ भ्रष्टाचारी कानून की पकड़ से दूर हैं और कुछ हैं जिनकी कोई गलती नहीं लेकिन सफ़र नहीं कर रहे। इन सब के बीच केंद्र और राज्य की रस्साकशी है, टाइम बाउंड एक्शन नहीं है। इसीलिए लोग सफ़र कर रहे हैं। अयोग्य हैं जो कानून के फंदे में आने चाहिए वो बच रहे हैं, और जो लायक हैं वो भी पीड़ित की गिनती में आते हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। राज्यों की दिशा, केंद्र की दिशा, उनकी आपस की मुठभेड़ और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर जोरदार ऑप्टिक्स की लड़ाई, और इसके लिए कहीं किसी के पुराने वीडियो का कभी संदर्भ के साथ कभी संदर्भ के बिना इस्तेमाल। राजनीतिक दल ये सब करते रहेंगे अपने अपने नैरेटिव के लिए, लेकिन आप तथ्यपूर्ण खबरों के लिए लल्लन टॉप पर आते रहिए, जो सबकी खबर लेगा और सबकी खबर देगा। शो में आखिरी में उम्मीद की बात में आज आर्मी के रिटायर्ड अफसर का एक वीडियो दिखाएंगे। उनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल SN टिंडी शर्मा, रिटायर्ड। उनका डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आप कहेंगे एक रिटायर्ड फौजी का डांस वीडियो देख रहे हैं, ऐसी क्या खास बात है? खास बात यह है कि ये फौजी अफसर 100 बरस के हो गए हैं। 100 बरस की उम्र, 40 साल फौज में सेवा, आज से 40 साल पहले रिटायर हुए, और इन सब के बाद भी जिंदगी में इतनी धूम, यही तो हम सबकी आकांक्षा होती है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। ललन टॉप सेहत अड्डा, को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।